अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के लाभों तथा उत्तर प्रदेश में इसकी चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल ये देखिए, पहले क्या होता था, जो काम सरकारी क्षेत्र का है अपना सरकारी कंपनियां करती थी, जो निजी क्षेत्र का कार्य निजी कंपनियां करती थी। इस तरह का एक नवीन प्रयोग शुरू किया गया कि एक सरकारी कंपनी और निजी कंपनी मिलकर आपस में कानूनी समझौता लंबे समय का करते हैं कि साझे के साथ किसी परियोजना को हम लोग पूरा करेंगे और जो लाभ होंगे उनको आपस में बांट लेंगे। इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी कहा जाता है। अर्थात एक सार्वजनिक इकाई तथा एक निजी इकाई या कई निजी इकाइयों के बीच या कई सार्वजनिक और कई निजी इकाइयों के बीच एक व्यवसायिक, व्यापारिक, कानूनी, दीर्घकालीन सहयोग, इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी कहते हैं। इससे क्या होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र की इकाई है वो अपनी शक्तियां लाती है, जो निजी क्षेत्र की इकाई है वो अपनी शक्तियां लाती है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों को संयुक्त करके परियोजनाओं को पूरा करते हैं, जिससे प्रदेश और जनता दोनों को लाभ होता है। अब देखिए, जो सरकारी इकाई है उसकी क्या शक्तियां होगी। जो सरकारी इकाई खुद सरकारी, तो सरकारी नीति में वो बड़ी निपुण होगी और नीति भी एक्यूरेट होगी, उसके अर्थ और महत्व सब उसको पता होंगी। उस नीति के अनुसार जब वो चलेगी तो कोई बाधा नहीं होगी कि उसको नोटिस आए कि जुर्माना लगे, कुछ नहीं होगा। इसी तरह जो सरकारी नियामक ढांचा है उस क्षेत्र का, वो नियामक ढांचा का भी उसके पास सारी जानकारी होगी, उसका पालन करना उसको पता होगा, तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी सरकारी परियोजना में कि कोई नोटिस आए, सरकारी बाधा लगे, जुर्माना हो, कुछ नहीं, सब सीधा सीधा चलेगा। ये शक्ति है। सरकारी कंपनी ये बहुत पुरानी है, ढेर सारी सरकार की आधारभूत संरचना है निर्माण और विकास की, वो मिल जाएगी परियोजना को, तो इससे लाभ होगा। क्योंकि कंपनी सरकारी है, उसकी अपनी शाख है, इसलिए बैंक भी जब पहुंचेगी तो बैंक लोन बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। इसी तरह हो सकता है सरकारी कंपनी सब थोड़ा कंगाल होती है, हो सकता है उसके पास पूंजी हो तो पूंजी भी परियोजना को मिल जाए। तो इस तरह जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाई है उसकी शक्तियां क्या है, हाँ, उसके पास सरकार की नीति है, नीतिगत ढांचा है, नियामक ढांचा है, संस्थागत जो ऋण है उसको लेने में आसानी है, उसके और फिर परियोजना से संबंधित आधारभूत ढांचा है उसके पास, ठीक है, या आधारभूत संसाधन है। ये शक्तियां सरकारी इकाई की। निजी इकाई की क्या शक्तियां, उसके पास उच्च तकनीकी दक्षता है, उन्नत प्रबंधन है उसके पास, नवाचारों की क्षमता है उसके पास, निजी पूंजी है उसके पास, निर्धारित समय में परियोजना को पूरा करने की प्रतिबद्धता है उसके पास। और ये दोनों चीजें आपस में जो मिल जाती हैं तो बड़ा लाभ हो जाता है। तो पहली बात ये की जा रही है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के लाभ क्या हैं और उत्तर प्रदेश में इस संबंध में प्रमुख चुनौतियां क्या है, जिसके कारण यह पर्याप्त गति मॉडल प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, सामान्य सी प्रस्तावना हम दे देंगे कि इस मॉडल के अनेक लाभ हैं, इनमें प्रमुख निम्न। तो क्या, इससे परियोजना को निजी धन और संसाधन भी प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात इससे परियोजना को निजी निवेश और निजी संसाधनों की उपलब्धता भी हो जाती है। सरकारी पहले से है तो संसाधन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा कौशलों तक परियोजना की पहुंच हो जाती है क्योंकि निजी कंपनी लेके आती है। नेक्स्ट, उन्नत परियोजना का उन्नत संचालन, उन्नत प्रबंधन और सेवाओं की प्रभावकारी आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है क्योंकि इस सब में दक्षता प्रभावकारिता बढ़ जाती है। ये कौन सब करता है, वही निजी इकाई करती है। उसके संचालन का ढंग उन्नत है, प्रबंधन उन्नत है, सेवाओं की आपूर्ति प्रभावकारी है, दक्ष तरीके से होती है, तो ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट बात क्या है, निजी क्षेत्र, इससे इस मॉडल से निजी क्षेत्र को भी विकास के अवसर
प्राप्त होते हैं कि तरह तरह की सरकारी योजनाओं में भागीदार बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, परेशानी रहित जो है कार्य संचालन होता है, क्योंकि कानूनी समझौता है, क्या कौन करेगा स्पष्ट है, तो परेशानी रहित कार्य संचालन होता है परियोजना का। समुचित रख रखाव होता है परियोजना का। निजी कंपनी जब आएगी तो ये नहीं सरकारी की तरह की लापरवाही है कि सड़क बन गई और बगल की जो ईंटें चोरी हो गई, कंपनी कोई चिंता नहीं। समुचित मेंटेनेंस रख रखाव, गड्ढा सड़क पर हुआ तो तुरंत हुए, जल्दी जल्दी भरा जाएगा। तो समुचित रख रखाव होता है इन परियोजनाओं का निजी भागीदारी के कारण। नेक्स्ट, इस मॉडल के फलस्वरूप लागत प्रभावी तरीके से, मतलब कम लागत में उत्तर प्रदेश की आधारभूत संरचना का विकास कर सकते हैं, एक विकल्प हमें प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट बात है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत जो योजनाएं परियोजनाएं है वो समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाती है, जिसे अतिरिक्त खर्च बच जाता है। अंत में इन परियोजनाओं का नियंत्रण सरकार के पास आ जाता है, निजी क्षेत्र भागीदार बनता है, कुछ समय तक वो अपना लाभ में हिस्सेदारी करता है, और जब उसका लाभ पूरा हो जाता है तब वो स्वामित्व सरकार को सौंप देता है। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्या है, जोखिम विस्तारित हो जाता है। अगर परियोजना फेल कर गई तो जो अगर कोई दूसरा पार्टनर नहीं है तो सारा घाटा सरकारी कंपनी को होगा। यहाँ पर जो फेल कर गई तो ये लाभ, जो जोखिम है, वो जो रिस्क है घाटे का, वो विस्तारित है। कैसे, सरकारी कंपनी को भी कुछ होगा, कुछ निजी कंपनी को भी होगा, इसलिए चोट उतनी गहरी नहीं लगेगी। ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट, इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। ये तो है इसके लाभ। अब देखिए, अब इसका छोटा सा निष्कर्ष हम दे देंगे। इस प्रकार सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल अपनी विशेषज्ञता तथा संसाधनों का उपयोग कर उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, किंतु निम्न चुनौतियों के कारण ये पर्याप्त गति प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अब चुनौतियां क्या है, देखिए, पहली चीज, निजी जो पूंजी होती है, निजी जो सेवाएं होती है वो महंगी होती है, इसलिए परियोजना की लागत बढ़ जाती है और सेवाएं महंगी हो जाती है, जिससे जनता सरकार को गलियाने लगती है। हाँ, तो सेवाओं तथा परियोजना की लागत का महंगा हो जाना पहली दिक्कत तो यह। दूसरी चुनौती क्या है, क्रोनी पूंजीवाद का खतरा बना रहता है। क्रोनी पूंजीवाद क्या है, मतलब नेताओं, बिल्कुल आसान भाषा में, जो नेता और अफसर हैं बड़े वाले, उनके जो घनिष्ठ पूंजीपति हैं, उनको ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं, ऐसी सेवाएं मिल जाती हैं जो अन्य पूंजीपतियों को प्राप्त नहीं होती है। मतलब अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो इस तरह से जो घनिष्ठ उनके पूंजीपति हैं और जो अपरिचित हैं, दोनों के बीच व्यापक अंतर आ जाता है, जिससे पूंजीपति भेदभाव का आरोप लगाते हैं, असंतुष्ट होकर बड़े पैमाने पर लौट जाते हैं और विकास पिछड़ जाता है। तो क्रोनी पूंजीवाद का खतरा बना रहता है। सच्चाई क्या है, चाहे कोई हमारा घनिष्ठ है चाहे कोई अपरिचित है, जो नियम कानून है उसी के अनुसार उसको सुविधाएं मिलेगी। किसी को कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा, न किसी के लिए नियमों में ढील दी जाएगी। ठीक, तो ये बात कही जा रही। तो क्रोनी पूंजीवाद का खतरा पैदा हो गया। नेक्स्ट क्या है, किराया वसूल करने की घटिया मानसिकता इससे प्रोत्साहित हो रही है। निजी कंपनी ने सड़क बना दी, लगातार टोल वसूले जा रही है, टोल को कम करके दिखा रही है, परियोजना लागत बढ़ा के बता रही है, लगातार किराया वसूले जा रही है, तो इससे जनता पर बोझ बढ़ रहा है, असंतोष बढ़ रहा है। तो किराया वसूलने की घटिया मानसिकता में प्रोत्साहित हो रही है। नेक्स्ट बात क्या है, ये जो निजी कंपनियां, ऐसे क्षेत्र जहां कम लाभ मिलता है इन्हें, या जहां उच्च तकनीकी कौशल वाले क्षेत्र हैं, वहां ये कोई इंटरेस्ट दिखाती नहीं है। हालांकि क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण, जैसे समाज सेवाओं के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जाती है, क्योंकि वहां बहुत कम लाभ होगा, बिल्कुल कोई रुचि नहीं है। इसी तरह से कृषि क्षेत्र में किसी कंपनी को जल्दी आप देखें नहीं कि वो खेती कर रही है, क्योंकि फसल नष्ट होने का रिस्क हो जाता है, लंबी लागत लगती है, इसलिए खेती में जल्दी नहीं उतरती है।
इसी तरह पशुपालन, बड़ी कंपनी कभी पशुपालन ये सब नहीं करती, क्योंकि उसमें भी बड़ा रिस्क है, पता नहीं कौन बीमारी किधर से आ जाए, सारी भैंस मर जाए, तो इसलिए वो नहीं उतरती। तो कृषि क्षेत्र में नहीं उतरती, पशुपालन के क्षेत्र में नहीं उतरती है, नव्यकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नहीं उतरती है, डरती है। क्यों? क्योंकि वहां प्रारंभिक लागत बहुत ज्यादा है, नहीं उतरती। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में ये नहीं उतरती, क्योंकि वहां उच्च तकनीकी क्षेत्र है। मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधानों में नहीं उतरती, क्योंकि वहां भी खर्चा ज्यादा है और रिस्क ज्यादा है, तो ये नहीं उतरती। अत्याधुनिक पदार्थों के अनुसंधान में ये सब नहीं उतरती, क्योंकि वहां भी ऐसी स्थिति है। तो ऐसे क्षेत्र जहां उच्च तकनीकी दक्षता की आवश्यकता है, या कम लाभ है, या जोखिम ज्यादा है, वहां ये बिल्कुल उतरती नहीं है, उन क्षेत्रों को छोड़कर भाग जाती है। हालांकि वे क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे समाज सेवाओं तथा उच्च तकनीकी क्षमताओं वाले क्षेत्रों में निजी कंपनियां रुचि नहीं दिखाती। अब जहां सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल लागू हो, वहां जो नियामक ढांचा है बड़ा सक्षम होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक जो नियामक ढांचा है उतना स्पष्ट नहीं है, तो कानूनी विवाद उससे बढ़ते हैं, तो अक्षम नियामक ढांचा है हमारा, तो ये भी चुनौती है। व्यवहारिक ऐसी परियोजनाएं जो व्यवहारिक, तो व्यवहारिक परियोजनाओं की पहचान और उनके वित्त पोषण की भी एक बड़ी चुनौती। व्यवहारिक परियोजना माने वो परियोजना जो व्यवहारिक है, माने फायदा दे, पूंजी वसूल करवा दे, और नहीं तो अव्यवहारिक हो जाए। जैसे सरकारी कंपनी निजी कंपनी ने मिलकर योजना बनाई कि हवाई अड्डा बनाते हैं, यहाँ दोनों ने मिलकर हवाई अड्डा खड़ा किया, अरबों रुपया लग गया उसमें। पता चला इसी जगह वो हवाई अड्डा था कि साल में 12-14 उड़ाने लगती आती है। अब उससे कैसे वो अरबों रुपया वसूला जाएगा? दोनों मिलकर मर गए, और साथ में हमारा बैंक जिसने वित्त दिया था। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती है, तो सरकारी कंपनी कहती है भाई यहाँ पर ये काम किया जाए, निजी कंपनी कहती है घाटा हो जाएगा, तो दोनों एक मत नहीं हो पाती। दोनों हुई तो बैंक कहता ना ये बड़ा जोखिम है, हम लोन नहीं देंगे। तो ये बड़ी चुनौती बनी हुई है, इसका समाधान जरूरी है। तो व्यवहारिक परियोजनाओं की पहचान और उनके वित्त पोषण की जो है चुनौती जो है ये बनी हुई है। नेक्स्ट बात है, योजनाओं जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनके जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं, जो सामाजिक प्रभाव है, उनका प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अरे सामान्य सी बात लीजिए, कोई परियोजना इस समय गांव की सारी भूमि का अधिग्रहण हो गया, तो उसमें क्या होता है, जो भूस्वामी है उनको मुआवजा मिल गया, लेकिन गांव के अधिकांश जनसंख्या के पास कोई भूमि नहीं होती, वे कौन है? कृषि मजदूर। उसी जमीन से उनका जीवन यापन होता आया है, हला स्वामित्व उनके पास नहीं, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और वो सबसे दुर्बलतम वर्ग है गांव के, अब वो मर गए, तो भीषण सामाजिक असंतोष भड़का। अब वो कहाँ जाएंगे? नक्सलवाद के पास जाएंगे। ये सामाजिक प्रभाव कैसे कम किए जाएंगे? एक दूसरी चीज क्या है, अब वो गांव की परिधि पर बस जाएंगे, हर तरह से असहाय हो गए, खेत जिससे उनका पालन पोषण हो रहा था, स्वामित्व तो नहीं था उनका, वो छीन ली गई है। अब क्या करेंगे? जो पानी है, जो लकड़ी है, जो जहां है, काट कूट के अपना किसी तरह काम चलाएंगे, तो पर्यावरण का विनाश होगा। तो जो सब किसी परियोजना के संभावित जो पर्यावरणीय प्रभाव है, जो सामाजिक प्रभाव है, उनका आकलन सक्षम तरीके से करना पड़ेगा। असंतोष भड़के तो उसको प्रबंधित कैसे किया जाएगा, ये बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक और हितधारक का जोखिम भी शामिल है इसमें, कि कोई बड़ी सी परियोजना लगाए, नेता भी उसमें शामिल है, और वो अगर परियोजना जनता को पसंद ना आई तो पार्टी इलेक्शन हार जाएगी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में नई राजधानी बना रहे थे, उसी नई राजधानी ने उनको हरवा दिया इलेक्शन। देख रहे, तो राजनीतिक जोखिम। हितधारक जोखिम है, हितधारक कौन है? सरकारी कंपनी है, निजी कंपनी है, बैंक है। अगर पर्याप्त लाभ नहीं हुआ परियोजना से तो तीनों को घाटा हो जाएगा, तीनों मर जाएंगे। ये इस जोखिम को प्रबंधित किया जाए। नेक्स्ट है परियोजना के समुचित या समयबद्ध कार्यान्वयन और सक्षम निगरानी भी एक चुनौती है। भले ही निजी कंपनी इसमें साझीदार है, सारी परियोजना का सक्षम या समयबद्ध कार्यान्वयन और सक्षम निगरानी संभव नहीं हो पाती। नेक्स्ट बात है संविदा माने कॉन्ट्रैक्ट में समझौता और कानूनी
मुद्दे या कानूनी झगड़े उभर आते, फिर अदालत में कंपनियां जाती हैं, केस लड़ती हैं 10 साल तक, और उससे दोनों का नुकसान होता है, दोनों फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये मुख्य चुनौती है। लास्ट में जो हम निष्कर्ष पर आ जाए, इस प्रकार सार्वजनिक निजी भागीदारी का मॉडल हमारी अनेक समस्याओं का या उत्तर प्रदेश में विकास के अनेक पहलुओं का समाधान कर सकता है, किंतु या ऐसे कर रहे उपयुक्त चुनौतियों का समाधान किए बिना हम सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के समुचित लाभों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और इनके बगैर हमें वांछित सामाजिक और आर्थिक प्रभाव नहीं, वांछित सामाजिक और आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह हम इसका उपसंहार कर देते हैं। ओके, तो ये अब 6वें पेपर का जो सैंपल टॉपिक्स थे वो हम आपको पढ़ा दिए, और धन्यवाद। ये 4 वीडियो हैं एनालिसिस मिला के 6वें पेपर के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे पेपर पर, पेपर 3 पर, और उसको अब कल देखते हैं। ओके, थैंक्स।